बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है कुदरती तौर पर कहाँ से हासिल होते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो है हमें एनिमल से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, और थर्ड वन जो होते हैं हमारे पास उसको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। फॉसिल, आप लोगों को मालूम है कि जब भी फॉसिल किसे कहते हैं, हम जो भी कदीमी चीज होती है उसको हम फॉसिल देते हैं, जो जमीन के अंदर चली जाए और जो डिके हो जाए, हजारों साल उस चीज को गुजर जाए, तो वो चीज फॉसिल में कन्वर्ट हो जाती है और उसे हम फॉसिल कहते हैं। सेकंड वर्ड है फ्यूल। फ्यूल मतलब जो चीज हमें एनर्जी दे, जिसको हम एज अ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। फॉसिल फ्यूल में हमारे पास तीन कैटेगरीज आ जाती हैं। नंबर वन, जिसको हम कोल का नाम दे रहे होते हैं। नंबर टू, जिसको हम नेचुरल सोर्स का नाम दे रहे, नेचुरल गैस का नाम दे रहे होते हैं। नंबर थर्ड जो होती है हमारे पास, उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ कोल पर बात करेंगे और देखेंगे कि कोल क्या होता है, कोल की टाइप्स क्या है, कोल की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, कोल की डेवलपमेंट किस तरीके से होती है, यूजेस क्या है, और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसे कहते हैं। तो कोल पर पहले बात करें कि ये कोल होता क्या है। ये ब्लैक आपको मिलेगा या फिर आपको ब्राउनिश ब्लैक मिलेगा या ब्राउन कलर का जो है एक रॉक मिलता है जिसे हम जलाते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, जलाते हैं, या फिर हम उसको यूज करते हैं एज अ फ्यूल के तौर पर। तो ये हम कोल को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कोल, कि कोल को हम बनाते कैसे हैं। क्या हम सिंथेटिक तौर पर बात कर रहे हैं, हम नेचुरली तौर पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि जो कोल है वो किस तरीके से बनता है। वो जब हमारे ये जो प्लांट्स होते हैं जमीन पर, ये जब जमीन के अंदर चले जाते हैं और ये डिके हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं, जब कुछ वक्त गुजरता है, वक्त भी थोड़ा बहुत नहीं, तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स, साल, इतना वक्त जब गुजरता है और प्रेशर चेंज होता है जमीन के अंदर, टेम्परेचर चेंज होता है, उसको अफेक्ट करते हैं, तो वो जो वुड होती है, जो लकड़ी होती है, जो प्लांट होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक कोल की टाइप में, जिसको हम कहते हैं पीट। जिसे हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, पीट कहते हैं। पीट जो होती है ये फर्स्ट स्टेज होती है कोल की। फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन इज पीट। ये सवाल आता है, बार बार एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि पीट क्या होता है। ये पीट किस तरीके से बनता है। जो स्वैम्पी एरियाज होते हैं, जो स्वैम्प्स, जहां पर दलदली जमीन होती है, वहां पर क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि हम बात करें प्लांट की, वो प्लांट क्या हो जाते हैं, वहां पर जमा होते हैं। जमा होने के बाद वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, और मरने के बाद वो उस जमीन के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो जमीन के अंदर जाते हैं तो जमीन का प्रेशर उस पर पड़ता है, उसके सेडिमेंट्री प्रेशर कहते हैं हम। जो सेडिमेंट्री प्रेशर की वजह से और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से वो जो वुड है वो चेंज हो जाती है पीट के अंदर। इस पीट के अंदर अगर हम बात करें कि इस पीट के अंदर होता क्या है, इस पीट में से हमें कार्बन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और दूसरे हमें कंपाउंड्स मिलते हैं। कार्बन 57% होता है, सबसे ज्यादा कार्बन होता है, और ये कार्बन ही जो है रिच सोर्स है जो कोल में हमें सबसे ज्यादा मिलता है। पीट फर्स्ट स्टेज की बात की गई। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही फॉर सपोज ये हमारे पास, हमने बात की कि ये जमीन है और इस जमीन में क्या हुआ, ये दफन हो चुका है प्लांट। ये प्लांट जैसे ही दफन हो चुका है इस जमीन की तह में, तो क्या होगा, सेंटीमेंट्री प्रेशर आने की वजह से इस पर चेंजिंग होगी, प्रेशर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, और ये वुड जो है वो पीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर और सेडिमेंट्री प्रेशर बढ़ेगा, और सेडिमेंट्री प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, वो पीट जमीन की निचली तह में जाता जाएगा, और जाने की वजह से उस पर सेडिमेंट्री प्रेशर पड़ेगा, पड़ने की वजह से टेम्परेचर भी चेंज होंगे, और कुछ वॉलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे वाटर और मीथेन, ये जो है फिर प्रोड्यूस करते हैं, मिलने के साथ, उस पीट के साथ मिलने के साथ एक कंपाउंड बना देते हैं, एक ऑर्गेनिक मैटर बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं लिग्नाइट। ये लिग्नाइट जो होता है इसका कलर होता है ब्राउन, और इसको हम सिंपली जबान में आसान से लफ्जों में कहते हैं ब्राउन कोल। इसको हम कहते हैं ब्राउन कोल, लेकिन इसका जो कलर होता है वो लाइट ब्राउन होता है। ये चीज याद रखिएगा कि इसका कलर जो होता है वो लाइट ब्राउन होता है,
फर्स्ट स्टेज में पीट बनेगा, सेकंड स्टेज में लिग्नाइट बनेगा। और याद रखिएगा ये जो पीट होता है ये सॉफ्ट होता है। ये कैसा होता है? ये सॉफ्ट होता है। जो हमारे पास लिग्नाइट होता है, सेकंड स्टेज जो होती है लिग्नाइट जिसे हम कह रहे हैं, ये बिल्कुल जो है स्पंजी टाइप होता है। पीट सॉफ्ट और ये जो होता है ये स्पंजी नुमा होता है। वुड से हमने क्या बना लिया? पीट बना लिया। पीट कैसे बना? क्या हुआ? जमीन के अंदर वो जो प्लांट्स गए, बैक्टीरियाज ने अटैक किया, बैक्टीरियाज की वजह से क्या हुआ? बैक्टीरियल रिएक्शन हुए, और वो जो रिएक्शन होंगे उनको हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रिएक्शंस होंगे। एनारोबिक रिएक्शंस क्यों होंगे बेटा? क्योंकि यहां पर जो है एयर नहीं होगी, मतलब ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जो रिएक्शंस होते हैं उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं एनारोबिक रिएक्शंस। अब जमीन के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ये वुड कन्वर्ट हो गया पीट के अंदर, और पीट हमने बताया सॉफ्ट है। ये फर्स्ट स्टेज होता है। जैसे ही प्रेशर और बढ़ा, सेडिमेंट्री प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर बढ़ने लगा जमीन के अंदर, वो पीट जमीन की निचली तह में जाता गया और वो कन्वर्ट हो गया लिग्नाइट के अंदर। ये लिग्नाइट जो है सेकंड स्टेज है कोल की। इसकी जो सख्ती की बात करें ये स्पंजी शेप होती है, और इसके कलर की बात करें तो ये जो होता है लाइट ब्राउन कलर होता है। और इसे हम, ये जर्नल एमसीक्यूज आता है कि जो ब्राउन कोल है वो किसे कहते हैं? हम लिग्नाइट को कहते हैं। ब्राउन कोल जो है वो कौन कहलाता है बेटा? लिग्नाइट कहलाता है। लिग्नाइट के बाद जैसे ही हाई प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, तो वो लिग्नाइट चेंज हो जाता है बिट्यूमिनस कोल के अंदर। ये जो बिट्यूमिनस कोल है इसको हम हार्ड कोल कहते हैं। देखें मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे हमारे कोल की स्टेज बढ़ती रहेगी तो क्या होगा कि कोल के अंदर सख्ती आती रहेगी। और ये सख्ती क्यों आती है? क्योंकि कार्बन की कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है। कार्बन की जो तादाद पीट में थी उससे ज्यादा लिग्नाइट में, फिर लिग्नाइट से ज्यादा किस में होगी? बिट्यूमिनस कोल के अंदर मौजूद होगी। ये हार्ड होता है। फिर बिट्यूमिनस कोल और सेडिमेंट्री प्रेशर बढ़ता है तो ये चेंज हो जाता है किसके अंदर मेरा बेटा? एंथ्रासाइट के अंदर। एंथ्रासाइट हार्डेस्ट कोल, सबसे ज्यादा जो हार्डेस्ट कोल होता है वो एंथ्रासाइट होता है, और बिट्यूमिनस जो होता है वो उससे कम हार्ड होता है। तो इसका कलर हमने देखा ये कैसा था? लिग्नाइट का कलर ब्राउन था, ये थोड़ा सा लाइट होता है। बिट्यूमिनस कोल की बात करें तो इसका कलर कैसा होता है बेटा? इसका जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन होता है। कैसा होता है? डार्क ब्राउन होता है। ये हम कह सकते हैं इसका कलर जो होता है वो पीच ब्लैक होता है। जैसे एंथ्रासाइट में कन्वर्ट होता है तो इसका कलर जो होता है बेटा वो ब्लैकिश होता है, जेट होता है और शाइन दे रहा होता है। तो थर्ड वन स्टेज बिट्यूमिनस कोल, सॉफ्ट ब्राउन कोल विच कंसिस्ट ऑफ अबाउट 78 to 98%। मतलब सॉफ्ट क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये एंथ्रासीट के मुकाबले में, एंथ्रासाइट के मुकाबले में जो है सॉफ्ट है, लेकिन ये हार्ड ही होता है। इसमें कार्बन कितना होता है? 78 to 98%। 90% तक जो है हमारे पास कार्बन होता है, 90% तक कार्बन होता है। एंड बर्न इफिशिएंटली। कलर इसका हमने बताया पीच ब्लैक होता है, डार्क ब्राउन होता है। फोर्थ वन स्टेज, लास्ट वन स्टेज जिसको हम कहते हैं बेटा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में क्या होता है कि इस एंथ्रासाइट के अंदर जो बिट्यूमिनस कोल था वो जैसे ही जमीन के अंदर जाता गया तो उस पर प्रेशर और बढ़ता गया। सेडिमेंट्री प्रेशर की वजह से क्या हुआ है कि उसकी जो है फॉर्म चेंज हो गई और वो हार्ड बनता गया। हार्ड बनने की वजह से उसके अंदर क्या हुआ? कार्बन की कंसंट्रेशन ज्यादा आ गई। कार्बन की कंसंट्रेशन क्या हुई? ज्यादा हो गई। तो याद रखना जो एंथ्रासाइट होता है उसके अंदर 90 से 95% जो है एंथ्रासाइट के अंदर कार्बन की कंसंट्रेशन होती है। इसका कलर कैसा होता है बेटा? याद रखिएगा इसका कलर जो होता है वो होता है शाइनी जेट ब्लैक। ये बिल्कुल चमकदार होता है, ब्लैक होता है और शाइनी होता है। तो ये चार स्टेज देखी हमने। वुड से क्या हुआ? पीट बना, पीट बनने के बाद क्या बना है बेटा? लिग्नाइट, और लिग्नाइट बनने के बाद क्या बना है? बिट्यूमिनस कोल, बिट्यूमिनस कोल के बाद एंथ्रासीट। अब जैसे जैसे हमारे पास स्टेज बढ़ती है तो कार्बन की कंसंट्रेशन भी बढ़ती है। कार्बन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो याद रखिएगा इसकी जो एनर्जी है ना, जो फॉर सपोज पीट एनर्जी दे रहा है तो एज कंपेयर एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा एनर्जी देगा। तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं क्या बेटा? कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन का दूसरा नाम होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, और इसका थर्ड वन में नाम दे दूं तो इसको मैं कहता हूं पायरोलाइसिस। अब ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बोनाइजेशन का मतलब क्या है? कार्बोनाइजेशन ऐसा अमल है जिसमें हम वो कंपाउंड्स तैयार करें, वो कंपाउंड्स हासिल करें जिसमें कार्बन मौजूद हो। आसान से लफ्जों में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब है कि जिसमें हम क्या करें? एयर की गैर मौजूदगी में कोल को हीट करें,
कोल को हीट करें एयर की गैर मौजूदगी में और उससे हम जो है फर्दर जो है कंपाउंड ऑब्टेन करें तो उसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। एक वर्ड और कहा, पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस हम कहते हैं कि पायरोलाइसिस एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम किसी चीज को हीट दें। तो पायरोलाइसिस में हम कैसा प्रोसेस जिसमें हम किसी चीज को हीट दें। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहो, कार्बोनाइजेशन कहो, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को आप पायरोलाइसिस भी कह सकते हो। तो किस तरीके से हमें कोल से जो है कौन कौन से कंपाउंड और कितने मिलते हैं, तो देखते हैं। कोल से हमें जो है बेटा याद रखना, कोक मिलता है, कोल टार मिलता है और कोल गैस मिलता है। जैसे ही हम कोल को 500 से 1000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हीट देते हैं तो वो कोल डीकंपोज होता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन डिस्ट्रक्शन से लिया गया है, जिसका मतलब कि कोई चीज डीकंपोज होकर वो अपने कंपोनेंट्स में टूट जाए। तो कोल को हमने कितनी सेंटीग्रेड दिया, 500 से 1000 सेंटीग्रेड हीट दी इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की गैर मौजूदगी में। अगर फॉर सपोज आप किसी चीज को एयर की मौजूदगी में हीट करते हो तो उसको हम कहते हैं कंबस्टन। ये कोल को हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो यहां पर आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि कंबस्टन रिएक्शन किसको कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसको कहते हैं। ये कोल है, इस कोल से हम कितने कंपोनेंट बनाएंगे, 3। फर्स्ट वन कोक, सेकंड वन कोल टार, थर्ड वन कोल गैस। कोक जो होता है वो सॉलिड होता है, याद रखिएगा। जो हमारे पास कोक होता है बेटा वो कैसा होता है, वो सॉलिड होता है। और कोल टार जो होता है वो हमारे पास लिक्विड होता है। थर्ड वन आ जाता है कोल गैस, वो हमारे पास गैस की फॉर्म में होता है। अब किस तरीके से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है, इसकी वीडियो मैंने एक जो है एनिमेटेड वीडियो भी बनाई हुई है और वो चैनल पर अवेलेबल है। उसकी भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूंगा, वो भी आप देखिएगा कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस है। अब हम एक डायग्राम से समझते हैं कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किस तरीके से करते हैं। जी, हमें कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करनी है और ये बेसिक एपराटस होते हैं। बेसिक एपराटस होते हैं, इनकी ये शेप होती है। आपको जो है ये तस्वीर भी नजर आ जाएगी डिजिटल वे में भी, और ये तस्वीर भी आप लोग देख सकते हैं। दोनों तस्वीर आप लोगों के सामने है, पिक्चर डायग्राम सामने है। तो अब क्या होता है कि हमारे पास एक ट्यूब होती है जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग ट्यूब। शाबाश, जिसको हमने क्या कहा, बॉइलिंग ट्यूब। एक हमारे पास बंसन बर्नर होता है, उस बंसन बर्नर की मदद से हम उस ट्यूब के अंदर जो चीज फिल होती है उसको हीट कर रहे होते हैं। अब यहां पर हम इस ट्यूब के अंदर क्या डालते हैं, कोक डालते हैं, कोल डालते हैं। कोल का पाउडर जो है इस ट्यूब के अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद इस बर्नर से जो है हम इसको हीट करते हैं। हीट जैसे ही करते हैं तो क्या होता है बेटा, यहां से मटेरियल जो है एवापोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसके जो गैस की फॉर्म में जो है कंपोनेंट्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और इस ट्यूब से होते हुए, बॉइलिंग ट्यूब से होते हुए इस सेकंड वन ट्यूब के अंदर आ जाते हैं। ये कंपोनेंट्स आते हैं तो यहां पर इस ट्यूब के अंदर, याद रखना, इस सेकंड ट्यूब के अंदर वाटर को हमने ऑलरेडी फिल किया होता है। और इस वाटर के अंदर क्या होता है कि फॉर सपोज अमोनिया गैस आई है, वो अमोनिया गैस डिसॉल्व हो जाएगी। डिसॉल्व होने के बाद मेरा बेटा वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है अमोनिकल लिक्वर। तो अमोनिकल लिक्वर हम किसे कहते हैं, जो हमारे पास अमोनिया होती है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद अमोनिकल लिक्वर कहलाती है। तो और दूसरे कंपोनेंट्स आए, वो भी इस ट्यूब के अंदर सेटल डाउन हो जाता है। कोल टार होता है, कोल टार हमारे पास जो होता है वो लिक्विड होता है। कैसा होता है मेरा बेटा, याद रखिएगा, लिक्विड होता है कोल टार। थर्ड वन कंपोनेंट होता है जो इस वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, बल्कि क्या होता है, आने के बाद ये वापस इस ट्यूब के जरिए बाहर निकल जाता है, जिसको हम कहते हैं कोल गैस। तो देखें किस तरीके से हमने कहा था कि हमारे पास जो है 3 कंपोनेंट्स बनते हैं। एक कोल गैस बोल दिया, कोल टार बोल दिया लिक्विड फॉर्म में, गैस की फॉर्म में कोल गैस, और एक जो रेजिड्यू बच जाता है सॉलिड फॉर्म में, उसको हम कहते हैं कोक। यहां पर जो पीछे बच जाएगा, याद रखिएगा, यहां पर जो पीछे बच जाएगा वो किस फॉर्म में बचेगा, रेजिड्यू होगा, वो कोक होगा। और वो कोक क्या कहलाएगा मेरा बेटा, वो कहलाएगा सॉलिड। याद रखिएगा, क्या कहलाएगा, सॉलिड। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं किसी भी कोल की। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को हम कार्बोनाइजेशन का नाम दे रहे थे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का नाम दे रहे थे, पायरोलाइसिस का नाम दे रहे थे। कोल गैस से हमें फर्दर क्या मिलता है, कोल गैस में क्या होता है, कोल गैस के अंदर हमारे पास मीथेन होता है और हाइड्रोजन होता है। मेन प्रोडक्ट यूज्ड एज अ फ्यूल। इसको हम किस तरह यूज करते हैं, जो है हम इसको फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं। जो हमारे पास जो सुई सदरन गैस होती है, आपने देखा होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, ये जो सुई सदरन गैस है जो आपकी चूल्हों में चलती है, वो उसको ही हम कोल गैस कह रहे हैं या मीथेन कह रहे हैं।
ओके जी, सेकंड वन कोल टार। कोल टार में क्या होता है? गुड सोर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अंदर बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। दोबारा से मैं बोलूं, ये लिक्विड है लेकिन इसके अंदर बहुत से जो है लिक्विड मौजूद है, और वो दो नहीं, दो से भी ज्यादा लिक्विड मौजूद है। वो लिक्विड आपस में मिक्सिबल फॉर्म में, मतलब मिक्स होकर एक लिक्विड उन्होंने तैयार किया हुआ है। जब भी दो या दो से ज्यादा मिक्सिबल लिक्विड हो तो उसको हम एक प्रोसेस से गुजारते हैं और उन लिक्विड्स को सेपरेट आउट कर लेते हैं। वो प्रोसेस क्या कहलाता है? उसको हम कहते हैं मेरा बेटा, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जिस तरीके से हमने डिस्टिलेशन देखा था, उसमें सिर्फ एक चीज की हम एडिशन कर देते हैं, फ्रैक्शनल कॉलम लगाते हैं, और फ्रैक्शनल कॉलम की मदद से हम क्या करते हैं? उस लिक्विड को सेपरेट आउट कर लेते हैं। जितने भी हमारे पास कंपोनेंट होते हैं उनको हम फ्रैक्शंस, उनके पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। जब हम कोल टार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन शामिल हो। पेंट्स बनाते हैं, परफ्यूम्स बनाते हैं, डाइज बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। तो ये सारे के सारे जो चीजें बनती है वो कोल टार से बनती है। लेकिन कौन सा प्रोसेस करते हैं हम? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की भी वीडियो बनी हुई है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की भी वीडियो बनी हुई है, वो चैनल पर है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा जी, की पॉइंट है यहाँ पर, 100 kg ऑफ कोल टार यील्ड 1-2 kg ऑफ बेंजीन। 100 kg जो है ना कोल टार का, वो हमें 1 से 2 kg बेंजीन देता है। अब हमारे पास थर्ड वन कोक। कोक भाई प्योर सोर्स है किसका? कार्बन का, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो किसी चीज को, किसी केमिकल को, किसी एटम को, किसी एजेंट को रिड्यूस कर दे, तो उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इंडस्ट्री में बड़ा इस्तेमाल किया जाता है कोक को। उसके बाद हमारे पास एक और चीज है, कोल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान के अंदर रिसोर्सेज कौन सी है? देखिए, सिंध के अंदर हमें बहुत मिलता है, पंजाब के अंदर मिलता है, और बलोचिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मिलता है हमें क्या? कोल। तो तकरीबन पाकिस्तान जो है एक साल के अंदर 184 बिलियन टन जो है कोल जनरेट करती है। तो हमारे पास एक अथॉरिटी है सिंध के अंदर जिसको हम कहते हैं सिंध कोल अथॉरिटी। उसका काम क्या होता है? कि कोल को बनाना। पाकिस्तान जो है दुनिया के अंदर 20वें नंबर पे आता है रैंकिंग में। सबसे ज्यादा जो कोयला पैदा करती है जमीन, मतलब कि मुल्क, उनमें 20वें नंबर पर आता है कौन बेटा? पाकिस्तान। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान से मिलता है। यूजेस की बात कर लेते हैं कोल की। कोल जो है उसको हम पावर जनरेट करने में इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि इससे इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसकी हम मेटल प्रोडक्शन करते हैं। मेटल प्रोडक्शन से मुराद क्या है? मेटलर्जी में इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके से हम दूसरे, फॉर सपोज मेटल है, उनके साथ कोल को मिलाकर हम, जिसे आपने देखा होगा स्टील वगैरह, स्टील बनाने में हम जो है कोल को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सीमेंट की प्रोडक्शन करनी हो उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दूसरे केमिकल्स जो प्रोडक्ट तैयार करने, तो उसमें भी हम कोल को इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा का सारा हमने देखा कि कोल कैसे होता है, कोल की रिसोर्सेज क्या है, कोल के यूजेस क्या है, कोल की डिस्टिलेशन किस तरीके से होती है, तमाम चीजें हमने देख ली। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 03077542 504। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।